अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल है अंतुल हयात और ये है इस नावल का सेकंड सीज़न, दूसरा सीज़न है और आज है इसकी सेकंड एपिसोड। और इस नावल को लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। तो आइए जी, देखते हैं हमने लास्ट कहाँ पे स्टॉप किया था। हम वहीं से आगे इस नावल को स्टार्ट करेंगे जी, यहाँ से। बालाज, डिनर लाऊं आपके लिए? बालाज खानदादा बेड पर चित लेटा जाने किन सोचों में गुम था। नहीं रूप, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। बालाज खानदादा की आवाज़ नम थी। बालाज, आप टेंशन मत लें, हमारे मुस्तफ़ा को बहुत प्यारी और मोहब्बत करने वाली लड़की मिलेगी। रूप बालाज खानदादा के पास ही बेड पर बैठ गई। नहीं रूप, इतनी तकलीफ मुझे रिश्ता ना होने पर नहीं हुई जितनी तकलीफ अलीना चची के ये कहने पर हुई कि मुस्तफ़ा इस हवेली का खून नहीं है। बालाज खानदादा उठकर बैठ गया, उसकी आवाज़ में दुख सा। तभी नोक करके इबादत खाने की ट्रे लिए अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। इबादत सलाम करते अंदर आई और बेड की तरफ बढ़ी। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, आ जाओ। बालाज खानजादा को उसे देखकर खुशी हुई थी। मैं जानती हूँ आपने डिनर नहीं किया, इसलिए मैं आपके लिए यहीं पर ले आई, जैसे आप बचपन में मुझे रूठने पर खाना खिलाते थे। इबादत रूप के साथ बेड पर बैठी और खाने की ट्रे बालाज खानजादा के आगे रखी। वो दोनों इबादत की इस हरकत पर मुस्कुरा उठे। चलें खाना खाएं, इबादत ने मोहब्बत से कहा। तभी दरवाजे पर फिर से नोक हुआ। बहरोज खानदादा इजाज़त लेकर अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। बहरोज खानदादा ने एक नज़र इबादत की पुश्त पर देखा, फिर नज़रें फेर ली। इबादत की दरवाजे की तरफ पुश्त थी। उसकी आवाज़ पर इबादत चौंक कर सीधी हुई। वालेकुम अस्सलाम, बालाज खानदादा ने गहरा सांस लेते जवाब दिया। बाबा, मुस्तफ़ा लाला कहाँ है? बहरोज खानदादा के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मुस्तफ़ा खान डेरे पर होगा, बलाज खानदादा ने अंदाज़न कहा। नहीं बाबा, लाला डेरे पर नहीं है, ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। मैं कब से उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, पर उनका नंबर बंद जा रहा है। बहरोज़ खानदादा की बात पर इबादत को भी परेशानी हुई। महबूब खान से पूछा तुमने? बलाज खानदादा ने परेशानी से माथा मसला। चचा साईं भी नहीं जानते। बहरोज़ खानदादा ने फिर से मुस्तफ़ा का नंबर मिलाया, जो बंद ही मिला। दिल टूटा है उसका, शायद कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहता हो। बालाज खानदादा ने खोए हुए लहजे में कहा। बहरोज, तुम देखो जाकर, पता करो उसका। रूप ने फिक्रमंदी से कहा। तभी इबादत उठी और खामोशी से बहरोज खानदादा की साइड से गुजर कर कमरे से निकल गई। उसने बहरोज खानदादा की तरफ देखा तक नहीं। बहरोज खानदादा ने इबादत की यह हरकत अच्छी तरह महसूस की। जी, मैं देखता हूँ, और फिक्र नहीं करें। बहरोज खानदादा कहते ही कमरे से निकल गया और तेज कदम लेता इबादत के पीछे गया, जो अपने कमरे में जा रही थी। बहरोज खानदादा इबादत के करीब पहुंचा और पीछे से ही उसे बाजू से पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद करके उसे दरवाजे से पिन कर दिया। इबादत कटी डाल की तरह उसके सांस खींचती चली गई। इस अचानक अवतार पर वो खुद बुखला गई। समझती क्या हो खुद को? मुझे नज़रअंदाज करके क्या प्रूफ करना चाहती हो? बहरोज खानदादा ने अपनी गिरी आंखें गुस्से से बड़ी की। उसके दोनों हाथ इबादत के दाएं बाएं दरवाजे पर थे। बहरोज खान के इतने करीब होने पर इबादत की हार्ट बीट तेज हुई। उसके कलोन की खुशबू इबादत पर हावी हो रही थी। क्यों, बुरा लगा? इबादत ने खुद की फीलिंग्स कंट्रोल करते कहा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे दूर रहो, बहरोज खानदादा ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, लेकिन अभी तो आप खुद मेरे करीब खड़े हैं। इबादत ने बहरोज खानदादा के गले में अपने दोनों बाजू हाइल कर दिए। बहरोज खानदादा ने चौंक कर सर नीचे करके देखा, फिर सर उठाकर दोनों भवें उचकाकर इबादत की आंखों में देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, मेरे करीब आने के लिए तुम खुद मरी जा रही हो। इबादत को एकदम एहसास हुआ, वो गलत कर बैठी है। इससे पहले वो बहरोज खानदादा के गले से बाजू हटाती, बहरोज खानदादा ने उसकी कमर में हाथ डालकर इबादत को मजीद खुद के करीब किया। इबादत झटके से बहरोज खानदादा के चौड़े सीने से जा लगी। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। इबादत पहले ही अपने दिल को संभालने में लगी थी। बहरोज खानदादा उसे मजीद बेचैन करने लगा। करीब आ रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहती हो तुम। बहरोज खानदादा ने अपना चेहरा इबादत की दूधिया गर्दन पर छुपाए सरगोशी की। इबादत को अपना दिल कानों में धड़कता सुनाई दिया। उसका जिस्म होले होले लरजने लगा। आज पहली बार बहरोज खानदादा उसके इतने करीब आया था। पहली बार किसी मर्द ने इबादत को छुआ था, और मर्द भी उसका महरम था।
बहरोज़ प्लीज़ छोड़ दें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। बहरोज़ खानज़ादा इबादत के जिस्म की खुशबू से पागल होने लगा। उसने मदहोशी में इबादत की शाहरग पर अपने पुरहिद्दत होंठ रखे। इबादत का दिल ज़ोर से धड़का। बहरोज़ आपको क्या हो गया है? इबादत की आँखों से आँसू निकलने लगे। वो समझ गई थी बहरोज़ खानज़ादा बहक रहा है। वो इबादत से मोहब्बत में उसके करीब नहीं आया, वो बहक कर उसके करीब हुआ है और ये बात इबादत का दिल दुखा रही थी। बहरोज़ खानज़ादा इबादत की दुधिया गर्दन पर दीवानावार होंठ रखने लगा। इबादत ने आँखें मीच कर सांस रोके बहरोज़ खानज़ादा की शर्ट कंधों से मुट्ठियों में दबोच ली। बहरोज़ खानज़ादा का एक हाथ उसकी कमर पर जबकि दूसरा हाथ उसने इबादत के पीछे गर्दन पर रखा हुआ था। इबादत के आंसू रवानी से बहने लगे। अचानक बहरोज़ खानज़ादा को अपना दायाँ गाल गीला महसूस हुआ तो उसने झटके से सर उठाकर इबादत की तरफ देखा, जो आँखें ज़ोर से नीचे बहरोज़ खानज़ादा को उसकी मनमानियाँ करने पर बर्दाश्त कर रही थी। एकदम से बहरोज़ खानज़ादा को एहसास हुआ कि वो इबादत के बेहद करीब खड़ा है। वो करंट खाकर पीछे हुआ, तो इबादत ने भीगी आँखें खोलकर बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा, जो खुद अपने बहक जाने पर परेशान खड़ा था। इबादत ने आंसू साफ करके अपना दुपट्टा ठीक किया और मुड़कर दरवाज़ा खोलकर बिना बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखे कमरे से निकल गई। बहरोज़ खानज़ादा ने हैरत से इबादत को जाते देखा, जिसने बहरोज़ खानज़ादा की बेबाकियों पर उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से चली गई। वो एक बार फिर बहरोज़ खानज़ादा को इग्नोर कर गई थी। बहरोज़ खानज़ादा ने बालों में हाथ फेरकर गहरा साँस लेते खुद को कंपोज़ किया। ये क्या हो गया था मुझे? इबादत मेरी पसंद कभी नहीं रही, फिर आज मैं उसके इतने करीब कैसे हो गया? कैसे मैंने उसकी गर्दन पर अपने लम्स छोड़े? मैं तो उसे देखना गवारा नहीं करता था, फिर आज मैं कैसे खुद को रोक नहीं पाया? नहीं, मुझे इबादत से दूर रहना है। मैं बेला से मोहब्बत कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। चाहे मैं और बेला एक नहीं हो सकते, पर मैं मेरे दिल में मोहब्बत बेला के लिए है, वो इबादत को कभी नसीब नहीं होगी। बहरोज़ खानज़ादा इबादत के कमरे में खड़ा सोचों में गुम था। आई एम सॉरी इबादत, पर तुम मेरी मोहब्बत की कभी भी हकदार नहीं हो सकती। बहरोज़ खानज़ादा ने अपनी शर्ट ठीक की और कमरे से निकल गया। इबादत सीधा किचन में आई और बेमकसद बर्तन इधर-उधर करने लगी। उसका जिस्म अभी भी काँप रहा था। बहरोज़ खानज़ादा इबादत को ढूँढते किचन में आया। इबादत की बहरोज़ खानज़ादा की तरफ पुश्त थी। बहरोज़ खानज़ादा गुस्से से आगे बढ़ा और इबादत को बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। मेरी इस हरकत को मोहब्बत का नाम देने की गलती मत करना। मैं बहक गया था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत पर साफ वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भूल में ना रहे। आप फ़िक्र मत करें, मैं आपके बहकने को मोहब्बत का नाम हरगिज़ नहीं दूँगी, क्योंकि आप मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते हैं। इबादत ने शहादत की उँगली बहरोज़ खानज़ादा के सीने पर रख कर कहा। उसे बहरोज़ खानज़ादा के लफ्ज़ों पर तकलीफ़ हुई थी, जिसे वो बड़े ज़ब्त से बर्दाश्त कर गई थी। जबकि इबादत की बात पर बहरोज़ खानज़ादा एक पल के लिए साकित हुआ और सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पता चला कि वो किसी और से मोहब्बत करता है? आपको क्या लगा? आपका मेरे करीब आना मुझे खुशी से दो-चार कर गया है? जी नहीं बहरोज़ खानज़ादा, आप किसी भूल में मत रहिएगा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो मुझे भी आपसे मोहब्बत नहीं है। आज आप पहली बार मेरे करीब आए, मैं जानती हूँ आप बहक गए थे, पर ये पहली और आखिरी बार था। बहरोज़ खानज़ादा, इबादत ने उँगली उठाकर गुस्से से कहा। उसकी आँखें आँसुओं से लबरेज थीं। बहरोज़ खानज़ादा स्टिल खड़ा इबादत का एक-एक लफ्ज़ सुन रहा था। आइंदा बहकने पर भी मेरे करीब मत आइएगा, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा और मुझे हाथ तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा। इबादत ने झटके से अपने बाजू छुड़ाया, जो तब से बहरोज़ खानज़ादा के हाथ में था। बहरोज़ खानज़ादा ने पहले इबादत के बाजू की तरफ देखा, फिर इबादत की तरफ, जो सुर्ख आँखें लिए उसे ही देख रही थी। जैसे पहले मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, अब भी दूर रहा करें मुझसे, समझे आप? इबादत ने बेदर्दी से आँसू साफ किए और कंधे से दुपट्टा ठीक करती वो तेज़ कदम चलती किचन से निकल गई। बहरोज़ खानज़ादा अभी भी इबादत के लफ्ज़ों पर गौर कर रहा था। सच ही तो कह रही थी इबादत, पहले वो देखना पसंद नहीं करता था और आज एकदम उसके इतने करीब आ गया और अगले ही पल बहरोज़ खानज़ादा ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि वो बहक गया था। इबादत को बहरोज़ खानज़ादा के अल्फाज़ों से कितनी तकलीफ़ हुई, ये वही जानती थी। आज इन्हें इन दोनों के बीच पाक रिश्ता एक दूसरे के करीब लाया था, जिसे इबादत और बहरोज़ खानज़ादा बहकने का नाम दे रहे थे। ये तो मोहब्बत की शुरुआत थी। इबादत के दिल पर तो बहरोज़ खानज़ादा निकाह के दिन से ही बड़े हक़ से विराजमान हो गया था। अब इश्क में तड़पने की बारी बहरोज़ खानज़ादा की थी, जिसे वो वक़्ती बहकाव समझ रहा था। वो वक़्ती जज़्बात नहीं, इश्क की इब्तिदा थी।
मुस्तफ़ा खानज़ादा अपना ज़ख्मी दिल लिए हवेली से निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और बिला मकसद गाड़ी चलाने लगा। स्टीयरिंग पर उसके हाथों की गिरफ्त मज़बूत थी, आँखें खून छलक रही थी, पर वो रो नहीं रहा था। आज उसका दिल टूटा था, वो खुद टूटा था, पर उसने अपनी आँख से एक आँसू नहीं निकलने दिया। ज़ब्त से उसका चेहरा तक सुर्ख हो गया था। आज उसकी माँ ने उसे रेज़ा-रेज़ा कर दिया था। मुस्तफ़ा ने सख्ती से अपने दिल को रोने से बाज़ रखा। उसने अपनी आँखों को आंसू जमा करने से बाज़ रखा। वो रोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी सोच थी अगर वो रोया तो शायद उसका दर्द कम हो जाए, शायद उसका दिल, उसका दुःख हल्का हो जाए। और मुस्तफ़ा यही तो नहीं चाहता था। वो खुद को अज़ियत देना चाहता था और उफ़ उफ़ में नहीं और उफ़ उफ़ भी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था मोहब्बत के ना मिलने की तकलीफ़ उसके दिल में यूँ ही होती रहे। मोहब्बत को ना पाने का दर्द उसे यूँ ही तड़पाता रहे, उसका दर्द बढ़ता रहे। वो खुद को सज़ा देना चाहता था, एक ऐसी लड़की के इश्क में मुब्तला होने की सज़ा, जिसने उसकी मोहब्बत को परखा ही नहीं, जिसने इस वजह से उसकी मोहब्बत ठुकरा दी क्योंकि उसका बाप लड़कियों के जिस्म से खेलता था। मुस्तफ़ा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो खुद को ज़ाहिरी तकलीफ़ नहीं दे सकता था, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ, उसके बाबा उसकी तकलीफ़ पर तड़पेंगे। इसलिए मुस्तफ़ा खानज़ादा ने अपना दर्द सीने में सँभाल के रख लिया और इसकी ख्वाहिश थी ये दर्द उसे पल-पल हो और बढ़ते पल में उसका दर्द भी बढ़े। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने गाड़ी एक साइड पर रोक दी। वो ड्राइविंग करता शहर निकल आया था। उसने गाड़ी की सीट की पुश्त पर अपना सर रखा और आँखें बंद करके खुद को इस दर्द में धकेल दिया। बा हारब घर लौटा तो सामने ही किरण ज़रीना से बैठी बातें कर रही थी। हारब को देखकर उसके चेहरे पर अलवही चमक आ गई। हारब ने भी हल्का-सा मुस्कुराकर किरण की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम। हारब ने ऊँची आवाज़ में सलाम किया तो हारब की दादी ज़रीना ने हारब के सर पर हाथ फेरते सलाम का जवाब दिया। इतनी देर लगा दी आने में, किरण बेटी का दिल नहीं लग रहा था। ज़रीना ने मुस्कुराकर इन दोनों को छेड़ा तो हारब ने नज़रें घुमाकर किरण की तरफ देखा, जो ज़रीना के छेड़ने पर शर्म से सुर्ख हो गई थी। ऐसी बात नहीं है अम्मा जी, किरण का आपके साथ दिल लग जाता है। हारब ने अपनी शर्ट के बाजू की कोहनियाँ फोल्ड करते किरण की मुश्किल आसान कर दी। हाँ, जानती हूँ मैं, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। ज़रीना ने किरण के सर पर हाथ रखते कहा तो हारब मुस्कुराकर सर झटकते फ्रेश होने चला गया। किरण हशमत अली के छोटे भाई की नवासी थी। 1 साल पहले हशमत अली के छोटे भाई नज़ाकत अली किरण को इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। हशमत अली ने फैसला किया कि किरण इनके पोते हारब अली की दुल्हन बनेगी। किरण की पढ़ाई रहती थी, उसे हारब के रिश्ते से एतराज़ नहीं था, पर वो अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी। हारब ने भी अपने दादा साईं की ख्वाहिश पर सर झुकाया और वो खुद भी चाहता था उसकी हमसफ़र पढ़ी लिखी हो। इसलिए उसने हशमत अली और ज़रीना को किरण की पढ़ाई जारी रखने को कहा। किरण ने कराची के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। कभी हशमत अली तो कभी हारब उसे मिलने कराची चले जाते थे और इसकी ज़रूरत का सारा सामान दे आते थे। पिछले हफ्ते किरण के एग्ज़ाम्स हो गए थे और आज से उसे हारिब गाँव ले आया था। उस 1 साल में हारिब किरण के दिल के बहुत करीब हो गया था। हारिब को भी किरण अच्छी लगने लगी थी। किरण का उसे देखकर शर्माना आज हारिब को बहुत प्यारा लगा था। थोड़ी देर बाद हशमत अली भी दोपहर का खाना खाने और किरण से मिलने घर आ गए। सबने मिलकर दस्तरख्वान पर खुशगवार माहौल में खाना खाया। हारिब बेटा, कल किरण को गाँव दिखा लाना, इसी बहाने घूम फिर लेगी। हशमत अली ने खड़े होते कहा तो हारिब ने सर हिला दिया। किरण की नज़रें वक्फे-वक्फे से हारिब पर उठ रही थी। हारिब खुद पर उसकी नज़रों की तपिश बखूबी महसूस कर रहा था। अभी भी किरण बड़ी महवियत से हारिब को ही देख रही थी। हारिब ने ज़रा सी नज़रें उठाकर किरण की तरफ देखा तो किरण ने सटपटाकर फ़ौरन नज़रें झुका लीं। हारिब ने मुस्कुराकर सर झटका। रात का 1 बज गया था, मुस्तफ़ा अभी तक हवेली नहीं लौटा था। उल्फत बेड पर बैठी बेआवाज़ रो रही थी। इबादत उसका हाथ पकड़े उसे चुप करवा रही थी। महबूब खानज़ादा बार-बार मुस्तफ़ा का नंबर मिला रहा था, जो बंद जा रहा था। रात के 2 बजे मुस्तफ़ा की गाड़ी खान हवेली दाखिल हुई। गाड़ी की आवाज़ पर इबादत उठी और भागकर कमरे से निकलकर नीचे चली गई। मुस्तफ़ा ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, इबादत झटके से उसके सीने से लगी और फूट-फूट कर रोने लगी। गुड़िया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुस्तफ़ा इबादत के रोने से परेशान हो गया। उसने नरमी से इबादत का सर सहलाया। आप कहाँ चले गए थे? पता है मामा कब से रो रही हैं, बाबा अलग परेशान हैं।
आपको हमारी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। इबादत मुस्तफ़ा से अलग होकर उसे सूं-सूं करते डाँटने लगी। मैं छोटा-सा बच्चा हूँ जो लेट हो गया तो तुम पर सब परेशान हो गए, मतलब हद होती है यार। मुस्तफ़ा ने इबादत को कंधों से थामा और उल्फत के कमरे की तरफ ले गया। वो दोनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उल्फत गुस्से से उठी और हल्का-सा थप्पड़ मुस्तफ़ा के गाल पर मार दिया। इबादत ने डर के महबूब खानज़ादा की तरफ देखा, जिसने आँखों से उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। ये पहली और आखिरी दफ़ा हुआ था मुस्तफ़ा, अगर आइंदा तुम हवेली लेट आए तो याद रखना मेरा मरा हुआ मुँह नहीं मॉम, आई एम सॉरी। मुस्तफ़ा ने उल्फत की बात काट कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उल्फत फूट-फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी, मैं आइंदा लेट नहीं आऊँगा। मुस्तफ़ा ने खुद को रोने से बाज़ रखा। मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें नहीं लाकर दे सकी। उल्फत ने सर उठाकर रोते हुए कहा तो मुस्तफ़ा का दर्द फिर से बढ़ गया। नहीं मॉम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिश्ता माँगा, उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें रोने वाली कौन-सी बात है? मुस्तफ़ा की बात पर जहाँ महबूब खानज़ादा चौंका, वहाँ उल्फत को भी हैरत हुई। इन्हें तो लगा था मुस्तफ़ा मेहर माँ का रोग पाल लेगा, पर यहाँ तो वो रिलैक्स खड़ा था। मुस्तफ़ा, अगर तुम चाहो तो मैं सबा से एक बार फिर इल्तिजा करता हूँ। महबूब खानज़ादा मुस्तफ़ा की सुर्ख़ आँखों में गौर से देखते बोला, नहीं बाबा, आप रिश्ता माँग चुके और वो इनकार कर चुके। बस, बात ख़त्म। मुस्तफ़ा ने उल्फत के आंसू अपने हाथों से साफ करते नरमी से कहा तो उल्फत ने न समझी से महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। इबादत को भी आज मुस्तफ़ा बदला-बदला लग रहा था। लेकिन तुम महर से मोहब्बत करते हो ना? मैं अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर एक बार फिर उनके आगे झोली फैलाऊँगी। उल्फत के दिल को कुछ हो रहा था। वो माँ थी, समझ गई थी कि मुस्तफ़ा अपना दर्द छुपा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे भीख माँगने की। और आपसे किसने कहा कि मुझे माँ मुस्तफ़ा बात करते एकदम चुप कर गया। आपसे किसने कहा कि मुझे मेहर माँ से मोहब्बत है? वो अच्छी लगती थी इसलिए आपसे कह दिया कि इसे अपनी बहू बना लें। अब हमारे नसीब नहीं मिलते तो नसीबों से लड़ा नहीं जाता। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से महबूब खानज़ादा और उल्फत को कहा तो वो दोनों चुप हो गए। ठीक ही तो कह रहा था वो, नसीब से लड़ा नहीं जाता, उसका लिखा कबूल कर लेना चाहिए। और मुस्तफ़ा ने आज नसीब का लिखा कबूल कर लिया था। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रही बात इस रिश्ते की तो आप दोनों को मेरी कसम, अब आप दोबारा मेरा रिश्ता मेहर माँ के लिए नहीं मांगेंगे। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने अपनी कसम दी तो उल्फत ने बेबसी से मुस्तफ़ा की तरफ देखा। तभी कमरे का दरवाज़ा नोक हुआ और इजाज़त लेकर बहरोज़ खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ। वो झटके से मुस्तफ़ा के गले लग गया। लाला, आप कहाँ चले गए थे? बहरोज़ खानज़ादा की आवाज़ में मुस्तफ़ा के लिए फ़िक्रमंदी थी। इबादत ने जब देखा कि बहरोज़ खानज़ादा कमरे में आ गया है, तो वो सर झुकाकर चुपके से कमरे से निकल गई। अब तुम भी शुरू मत हो जाना प्लीज़, मैं ठीक हूँ और बहरोज़ खान, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मॉम और बाबा को समझाने की बजाय तुम भी इनके साथ मिल गए। मुस्तफ़ा ने बहरोज़ खानज़ादा को खफगी से घूरा। ऐसी बात नहीं है लाला, हम तो वाक़ई परेशान हो गए थे। बहरोज़ खानज़ादा ने संजीदगी से कहा, तो तुम लोग क्या समझ रहे थे कि एक रिश्ता ना मिलने पर मैं मर तो नहीं गया? अल्लाह ना करे मुस्तफ़ा, उल्फत तड़प कर बोली और मुस्तफ़ा के सीने से लग गई। मॉम प्लीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यकीन करें, मैं कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मामा और बाबा मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर पहले महबूब खानज़ादा की तरफ देखा, फिर उल्फत के सर पर बोसा दे दिया। बहरोज़ खानज़ादा ने ज़रा-सी नज़र उठाकर इधर-उधर देखा, तो इबादत कमरे में नहीं थी। जब वो कमरे में आया, तब तो इबादत थी। मतलब जैसे ही वो कमरे में आया, इबादत खामोशी से कमरे से निकल गई। बहरोज़ खानज़ादा ने गहरा साँस भरा और मुस्तफ़ा को साथ लेकर महबूब खानज़ादा के कमरे से निकल गया। रो लिया हो तो उठकर बैठ जाएँ। अरूब ने कब से तकिए में मुँह देखकर रोती महर से कहा। अरूब, तुम जाती हो या मैं मज़ीद रोऊँ? महर की मासूम सी धमकी पर अरूब की हँसी छूट गई। तभी कमरे में इबादत आ गई। अरूब, तुमने मैसेज करके मुझे क्यों बुलाया है? इतना वक्त हो गया है, सोना नहीं है क्या? इबादत ने महर को सिरे से नज़रअंदाज किया और डायरेक्ट अरूब से मुखातिब हुई। ये बात महर ने दिल से महसूस की। अरे सो जाएंगे, पूरी रात पड़ी है, आओ यहाँ बैठो। अरूब ने इबादत का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ही बिठा लिया। इबादत चुपचाप बेड पर बैठ गई। महर भी उठ बैठी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। महर की नज़रें इबादत पर ही थीं, जो स्पाट चेहरा लिए बैठी थी। वो महर पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रही थी, जिसने उसके लाला का दिल तोड़ा। अरूब ने पहले इबादत की तरफ देखा, फिर महर की तरफ। खानी, आप महर खानी से नाराज़ हो? अरूब ने जानबूझकर बात शुरू की। मैं कौन होती हूँ इनसे नाराज़ होने वाली? इबादत ने बात ही ख़त्म कर दी। अरूब ने गहरी सांस खींची, जबकि इबादत की बात पर महर का दिल दुखा था। गुड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो।
महर ने जरा सा इबादत के पास खिसक कर मासूमियत से कहा, नहीं खानी, मैं गलत नहीं समझ रही, और यकीन करें मैं आपसे वाकई नाराज नहीं हूँ। आपका हक था इनकार या इकरार करने का, आपने इनकार कर दिया, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने मेरे लाला के नसीब में बहुत अच्छी और प्यार करने वाली लड़की का साथ लिखा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छी और प्यारी नहीं हैं, पर मेरे लाला भी बहुत अच्छे हैं, आपने इन्हें ठुकरा दिया, यकीनन आप दोनों के हक में बेहतर होगा। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह मेरे लाला को मोहब्बत करने वाली बीवी दे। इबादत बोली तो बोलती चली गई। महर सर झुकाए उसकी हर बात सुनती रही। मुस्तफ़ा का दिल तोड़कर महर को खुद भी तकलीफ हो रही थी, पर जो बातें अलीना ने उसके दिमाग में डाली थीं, सदा की बेवकूफ़ और डरपोक महर ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत ठुकरा कर अलीना की जाहिलाना बात को तरजीह दी। इबादत बात करके आहिस्ता से उठी और कमरे से निकल गई। महर सर झुकाए बेआवाज़ रोने लगी। अरूब ने महर पर एक अफसोस भरी नज़र डाली। हानी, मैं आप सबसे छोटी हूँ, पर आज एक बड़ी बात कहूँगी। आपने मुस्तफ़ा लाला को ठुकरा कर गलती की है। देखना एक दिन आपको एहसास होगा। अरूब की बात पर महर ने हिचकी भरी और भीगी आंखें उठाकर अरूब की तरफ देखा, पर आज अरूब ने महर को चुप नहीं करवाया था। वो भी खामोशी से चली गई। पीछे महर मुस्तफ़ा को याद करने लगी। बचपन से लेकर बड़े होने तक मुस्तफ़ा महर के आगे पीछे रहा। अब महर इतनी तो बच्ची थी नहीं कि मुस्तफ़ा की आंखों में खुद के लिए जज्बात न पढ़ सकती। दिल के किसी कोने में वो खुद भी मुस्तफ़ा के लिए जज्बात रखती थी, पर अलीना की बातों ने उसके दिल में पैदा होने वाले जज्बात को वहीं पर रोक दिया। पर जो भी था, महर इनकार करके खुद भी बेसकून थी। सुबह 9 बजे सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। हस्बे मामूल इबादत किचन में नाश्ता बना रही थी और साथ साथ सर्व कर रही थी, पर आज डाइनिंग टेबल पर गहरी खामोशी थी। बलाज खान ज़्यादा संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ज़रा सी आवाज़ ही निकाल ले। सबसे ज़्यादा होल सबक उठ रहे थे। उसका लाला उससे नाराज़ हो गया था, पर जब महर ने ही इनकार कर दिया तो सबक क्या करती। मुस्तफ़ा ने खामोशी से नाश्ता किया और उठकर हवेली से चला गया। अरूब को भी यूनिवर्सिटी से देर हो रही थी। उसने अपनी बुक्स उठाई और हवेली के गेट पर आकर खड़ी होगी। पर ये क्या, हारब तो वक्त से पहले आ जाया करता था और आज वो नहीं आया था। अभी अरूब सोच ही रही थी जब हारिब आ गया, लेकिन उसके साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर अरूब हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं लेट हो गया। हारब माजरत करते गाड़ी निकालने हवेली के अंदर गया, पर अरूब की नजरें उस लड़की पर ही थी जो बड़ी सी चादर में नजरें झुकाए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। किरण ने हारिब के जाते ही अरूब को सलाम किया तो अरूब ने महज सर हिला दिया। हारिब गाड़ी लेकर आ गया तो अरूब पिछली सीट पर बैठ गई। पर ये क्या, वो लड़की बड़े धड़ल्ले से फ्रंट सीट पर हारिब के साथ बैठ गई। हारिब, ये कौन है? अरूब को वो प्यारी सी लड़की जहर लगी और वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। ये मेरी कज़न है, आपको यूनिवर्सिटी छोड़कर इसे गांव घुमाना है। हारिब ने बात करते किरण की तरफ देखा। कुछ तो था हारिब की नज़रों में जो अरूब को अजीब लगा। ओह अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अरूब ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। किरण। किरण ने मुस्कुराकर मुख्तसर जवाब दिए। किरण, तुम हारिब की किस रिश्ते से कज़न हो? अरूब न जाने क्यों उनका रिश्ता खोजने में लगी थी। आपने मेरा आधा तारुफ क्यों करवाया? किरण ने हारिब की तरफ देखकर खफगी से कहा तो हारिब ने उसे आंखें दिखाई। क्या मतलब? अरूब ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि मैं हारिब की मंगेतर भी हूँ, किरण ने शर्मा कर कहते अरूब की समातों पर बम फोड़ा। अरूब जो जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुरा रही थी, उसकी झूठी मुस्कुराहट पल में गायब हुई। मंगेतर? अरूब ने ड्राइविंग करते हारिब की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। यह शायद अरूब को महसूस हुई। जी, हमारा रिश्ता 1 साल पहले हो गया था। किरण ने मजीद अरूब की मालूमात में इजाफा किया। अचानक अरूब के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। चेहरे पर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। उसने दामन से अपनी शर्ट मुट्ठी में दबोच कर गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। हारिब ने बताया नहीं आपको? किरण अरूब को चुप देख फिर से बोली तो अरूब ने गुस्से से सुर्ख आंखें उठाकर हारिब की तरफ देखा, जो बत्तीसी निकाले ड्राइविंग कर रहा था। बस कभी मौका ही नहीं मिला। हारिब ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रोककर कहा, आपकी यूनिवर्सिटी आ गई। हारिब ने अरूब को उतरते ना देखकर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना। अरूब ने अपना आप बमुश्किल कंट्रोल करते कहा, जाने इसे किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तबीयत को? हारिब ने पीछे मुड़कर पूछा। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकली ही क्यों? तो मैं इससे क्या, बस कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। अरूब ने गुस्से से कहा तो किरण ने हैरत से हारिब की तरफ देखा। अभी तो इसका मूड ठीक था, अचानक क्या हो गया? ठीक है, मैं आपको हवेली छोड़ देता हूँ, हारिब ने सीधे होते कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे हवेली छोड़कर ये दोनों गांव घूमेंगे, अरूब ने दिल में सोचा।
نہیں حارث، مجھے حویلی نہیں جانا، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں بھی تم دونوں کے ساتھ گاؤں کی سیر کر لیتی ہوں۔ اروپ کا مزاج پل میں تولا پل میں ماشا ہو رہا تھا۔ ابھی وہ غصے میں تھی اور کہہ رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اب کہہ رہی تھی کسی گاؤں کی سیر کرنی ہے۔ حارث نے دوبارہ سر گھما کر حیرت سے اروپ کی طرف دیکھا۔ واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ پل میں کچھ بول رہی تھی اور پل میں کچھ۔ حارث نے گہری سانس کھینچی اور گاؤں کے خوبصورت باغ کے راستے پر ڈال دی، کیونکہ اروپ کو منع کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ حارث نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، پر کرن کو برا لگا۔ وہ حارث کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی تھی اور اروپ کباب میں ہڈی بن گئی تھی۔ ناشتے کے بعد عبادت چائے کا مگ لے کر کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ بہروز خاندادہ اس کے بیڈ پر بیٹھا عبادت دروازے پہ ہی اسٹل کھڑی ہو گئی۔ بہروز خاندادہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ساری زندگی یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ بہروز خاندادہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پر عبادت اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ کر انہی پیروں سے مڑ کر جانے لگی۔ بہروز خاندادہ اس کا ارادہ بھانپتے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیر کی تیزی سے عبادت کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دم عبادت کے سامنے آیا تو عبادت اس سے ٹکراتے ہوئے بچی چائے چھلک کر تھوڑی سی فرش پر گری اور تھوڑی سی عبادت کے ہاتھ پر۔ عبادت کے منہ سے ذرا سی سسکی نکلی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ جلا لیا؟ بہروز خاندادہ نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ عبادت نے غصے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ واپس مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہروز خاندادہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ عبادت نے چائے کا مگ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ عبادت، مجھے تم سے کچھ بات۔ ارے واہ، آپ کو تو میرا نام بھی پتا ہے۔ اسٹرینج، مجھے تو لگا تھا میرا نام جانتے ہی نہیں۔ عبادت نے بہروز خاندادہ کی بات کاٹ کر تندن کہا۔ تو بہروز خاندادہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی عبادت کو منہ ہی نہیں لگایا تھا، اور اب 2-3 دنوں سے وہ عبادت سے بات کرنے کے چکروں میں رہتا تھا۔ یہ بات عبادت کے لیے شاکڈ تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں تو بس کیا یہی نا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، یہی کہنے آئے ہیں نا؟ تو مسٹر، آپ کی حرکتوں سے مجھے بہت اچھے سے محسوس ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ عبادت نے دوسری طرف چہرہ کر کے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، دیکھو عبادت، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور آتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا دل چاہتا ہے ہم ساری زندگی گزاریں۔ بس ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ بہروز خاندادہ پتہ نہیں آج کیوں عبادت کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب گزاریں ساری زندگی اسی کے ساتھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت کہہ کر وہاں سے جانے لگی، پر بہروز خاندادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسے گزاروں ساری زندگی اس کے ساتھ؟ میرا نکاح میں تو تم ہو۔ بہروز خاندادہ نے ابھی بھی عبادت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھ سے دوسرے نکاح کی اجازت لینے آئے ہیں؟ عبادت کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بہروز خاندادہ کے ہاتھ سے چھڑا لیا، جبکہ اس کی بات پر بہروز خاندادہ کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ در آئی۔ ایک سنبھالی نہیں جا رہی، دوسری خاک کروں گا؟ بہروز خاندادہ نے جان بوجھ کر عبادت کو تپانے کے لیے کہا، اور وہ تپ بھی گئی۔ وہ دو کیوں؟ ایک ہی سنبھالیے گا، مجھے طلاق دیں اور اسے سنبھالیں۔ عبادت کی بات پر بہروز خاندادہ غصے سے دھاڑا تو عبادت کا دل ایک دم خوف سے لرزا۔ بہروز خاندادہ نے عبادت کا بازو غصے سے دبوچ لیا۔ میں یہاں تم سے ایکسکیوز کرنے آیا تھا، کیونکہ مجھے فیل ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ تم بھی ایک لڑکی ہو، ہر لڑکی کی طرح تمہارے بھی کچھ ارمان ہوں گے جو میں پورے نہیں کر رہا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہوئے میں نے کبھی تم پر محبت نہیں جتائی، حق نہیں جتایا، اور ان سب کی وجہ تم خود سمجھ چکی ہو۔ رہی بات میری اس محبت کی، تو اگر مجھے اس سے نکاح کرنا ہوا تو مجھے تمہاری اجازت کی قطعی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنے باپ کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ بہروز خاندادہ نے جھٹکے سے عبادت کا بازو چھوڑا۔ عبادت کے کتنے ہی آنسو نکل کر اس کے عارضوں پر بہے آنسو نکل کر اس کے عارضوں پر بہے۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو؟ آپ میرے ارمان پورے نہیں کر رہے، عبادت نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ آج پہلی بار بہروز خاندادہ کو اس کے آنسوؤں پر تکلیف ہوئی تھی۔ دیکھو عبادت، میں تمہیں کسی بھی قسم کی آس نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، پر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، بہروز خاندادہ نے بے بسی سے کہا۔ تو عبادت، جس کے دل میں خوش فہمی پیدا ہوئی تھی کہ بہروز خاندادہ اس پر حق جتانے آیا ہے، اس کا دل پل میں چکنا چور ہو گیا۔ چھناکے کی آواز سے اسے اپنے اندر سنائی دے، نکلے میرے کمرے سے۔
इबादत ने अपने आंसू साफ करके गहरी सांस लेते गुस्से से कहा, बदतमीजी मत करो इबादत। बहरोज खानजादा को उसका लहजा बुरा लगा था। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक बहरोज खानजादा उसे मजा सिखा देता। क्यों ना करूं बदतमीजी, आप मुझे बार बार तोड़े और मैं इस का रिएक्शन भी न दूं। इबादत गुस्से से चीखी, आहिस्ता आवाज में बात करो इबादत, तुम अच्छी तरह जानती हो आज तक बाबा ने भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। बहरोज खानजादा का पारा हाई हो रहा था। तो क्या लेने खड़े हैं यहाँ? मैं बदतमीजी कर रही हूँ ना, तो जाए यहाँ से। इबादत ने बहरोज खानजादा के सीने पर दायां हाथ रखकर उसे धक्का दिया तो बहरोज खानजादा 2 कदम पीछे को लड़खड़ाया। उसने गुस्से से अंगारा होती आंखों से इबादत की तरफ देखा और यही वो पल था जब इस जा जब्त खत्म हो गया था। उसने इबादत को उसकी दुधिया गर्दन से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और 1 सेकंड की देर किए बगैर उसके पिंक लिप ग्लोव लगे होठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। यह सब इतनी अचानक हुआ कि इबादत को सोचने समझने का मौका ही न मिला। वो फटी फटी आंखों से बहरोज खानदादा की तरफ देखने लगी जिसके लम्स में आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आ रही थी। इबादत की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने खुद पर काबू पाते बहरोज खानदादा को कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा, पर बहरोज खानदादा ने अपने लम्स में मजीद शिद्दत पैदा की और इबादत को कमर से पकड़कर मजीद अपने करीब किया। बहरोज खानदादा इबादत के होठों पर अपना गुस्सा उतार रहा था। इबादत को अपने सांस रुकता महसूस होने लगा। इबादत को अपने होठों पर जलन महसूस होने लगी। उसने बहरोज खानदादा के कंधों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बहरोज खानदादा ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी कमर से पीछे ले जाते दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दिया। इबादत बहरोज खानदादा की कुर्बत में मचलने लगी। वो सांस नहीं ले पा रही थी, पर बहरोज खानदादा सफाक बना उसके होठों पर अपना गुस्सा उतार रहा था। इबादत कितनी ही देर मुज़ाहमत करती रही, पर जब उसकी सांस बंद होने लगी उसने मुज़ाहमत बंद कर दी। उसे लगा आज वो मर जाएगी। बहरोज खानदादा ने इबादत की रुकती सांसों पर तरस खाते आहिस्ता से उसके होठों को आज़ादी बख्शी। इबादत को लगा उसे नई जिंदगी मिली हो। वो बहरोज खानजादा के सीने पर सर टिकाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। बहरोज खानजादा ने नजरें नीची करके इबादत की तरफ देखा जो उसके सीने से लगी अपनी सांसें हमवार कर रही थी। ये तो डेमो था, आइंदा बदतमीजी मत करना वरना। बहरोज खानजादा ने बात अधूरी छोड़कर इबादत को नरमी से बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। इस बार तो महज होठों को दस्तरस में लिया है, अगली बार तुम्हारी धड़कनों को कैद करूंगा। बहरोज खानजादा ने जरा सा सर नीचे करके इबादत के कान में सरगोशी की तो इबादत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसके निचले होंठ पर खून का नन्हा कतरा चमक रहा था जिसे बहरोज खानजादा ने नरमी से अपने अंगूठे से साफ किया। इबादत से नजरें उठाना महाल हो रहा था। आज पहली बार उसके महरम ने उस पर हक जताया था। शर्म से उसकी पलकें लरज रही थी। दिल अलग पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। बहरोज खानदादा जा चुका था। इबादत अभी भी उसी जगह खड़ी थी। कल बहरोज खानदादा ने जब उसकी गर्दन पर बोसे दिए थे तो बाद में उसने साफ जता दिया था कि वो बहक गया था, पर आज बहरोज खानदादा ने ऐसी कोई बात नहीं की। वो इबादत के होठों पर अपनी मोहर लगा चुका था। वो अपनी मनमानी करके जा चुका था, पर इबादत जानती थी ये लम्ह से मोहब्बत भरा नहीं था, ये सजा थी जो बहरोज खानदादा से करने पर इबादत को मिली। कितने ही आंसू टूटकर उसके आर्ज़ों पर बहे। वो तीनों इस वक्त बाग में घूम रहे थे। अरूप पीछे पीछे थी और हारिब और किरण आगे आगे चल रहे थे। अरूप जलती आंखों से इन दोनों को देख रही थी। हारिब को किरण की मौजूदगी में अरूप को बिल्कुल भी भूल गया था। इसे किरण के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसी सोच अरूप की थी। हारिब, मैं अपना रिजल्ट का इंतजार नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ अब हमारी शादी हो जाए। किरण की बात पर जहां अरूप को आग लगी वहां हारिब हल्का सा मुस्कुराया और किरण की तरफ देखा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा और इंतजार करो जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। हारिब की बात पर अरूप के चलते कदम थम गए। वो वहां पर वह किसे कदम थम गए, पर वहां परवाह किसे थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहे थे। आप डॉक्टर कब बनेंगे? किरण ने नरूठेपन से कहा। बन जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। हारिब ने किरण के सर पर हल्की सी चपत लगाई जो बेसब्री हो रही थी। हारिब की हरकत पर वो मुस्कुराई और उसका बाजू थामकर उसके कंधे पर सर रख लिया। अरूप को अपने पूरे जिस्म में आग लगती महसूस हुई। उसकी आंखों से शरारे फूटने लगे। वो गुस्से से हाँफने लगी। उसने अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच कर इधर उधर देखा तो उसके दिमाग में क्लिक हुआ। आ हारिब, मेरा पाँव। अरूप जमीन पर गिरती जोर से चीखी तो हारिब झटके से मुड़ा और अरूप की तरफ देखा जो नीचे बैठी दायां पाँव हाथ में पकड़े दर्द से बिलबिला रही थी। अरूप, हारिब ने फौरन आकर इनका हाथ अपने बाजुओं से हटाया और अरूप की
हारिब ने फौरन किरण का हाथ अपने बाजू से हटाया और अरूब की तरफ तेज कदमों से भागा। हारिब अरूब रोते हुए हारिब को पुकारने लगी। अरूब बीबी क्या हुआ है, आप गिरी कैसे? हारिब ने उसके पास नीचे बैठते परेशानी से पूछा। हारिब मेरा पाँव मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अरूब फुल ड्रामाई अंदाज में बोली। दूर खड़ी किरण ने ये मंजर बड़े गौर से देखा। हारिब ने अरूब के पाँव से सैंडल उतारा और उसका पाँव देखने लगा कि मोच कहाँ आई है। हारिब की उंगलियों का लम्स अपने पाँव पर महसूस करते अरूब के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। हारिब नरमी से उसका पाँव सहलाने लगा। कहाँ मोच आई है? हारिब ने अरूब की तरफ देखते पूछा। यहाँ। अरूब ने पाँव के बाएं हिस्से की तरफ इशारा कर दिया, जहाँ उसे मोच कहीं नहीं आई थी। किरण नागवारी से देखती इनके करीब आकर खड़ी हो गई। हारिब खुद एक डॉक्टर बनने वाला था। उसने अच्छे से अरूब का पाँव चेक किया, कहीं भी सूजन नहीं थी। हल्का सा दर्द है, आप उठकर चलें, ठीक हो जाएगा। हारिब ने अरूब का पाँव छोड़ते खड़े होकर कहा। तुम हेल्प कर दो ना। अरूब ने अपना हाथ हारिब की तरफ बढ़ाया, जिसे हारिब ने थामकर उसे आहिस्ता से खड़ा किया। किरण को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। हारिब का अरूब को छूना किरण को नागवार गुजर रहा था, पर वो चुप थी। अरूब का हाथ अब भी हारिब के हाथ में था, जैसे अरूब ने जानबूझकर थाम रखा था। चले, मैं आपको हवेली छोड़ दूं। हारिब ने कहा तो अरूब सर हिलाकर हारिब का हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अब किरण इन दोनों के पीछे चल रही थी। अरूब को अपने हाथ पर हारिब का लम्स बहुत अच्छा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था ये वक्त यहीं रुक जाए और उसके हाथ से हारिब का हाथ कभी न छूटे। मैं फ्रंट पर बैठूंगी। हारिब अरूब को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाने लगा तो अरूब झट बोल उठी। हारिब ने सर हिलाकर फ्रंट डोर खोल दिया तो अरूब बैठ गई। किरण को अरूब की हरकतें शक में मुब्तला कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो खामोशी इख्तियार करके बाद में हारिब से बात करने का इरादा कर चुकी थी। बहरोज खानजादा अपने कमरे के टेरेस पर दोनों दोनों हाथ रेकिंग पर रखे जरा सा झुककर गुस्से से लब भींचे खड़ा था। वो अभी इबादत के साथ क्या हरकत करके आया था, अभी तक उसे समझ नहीं आ रही थी। बहरोज खानजादा को अभी तक अपने होठों पर इबादत के होठों का नरम लम्स महसूस हो रहा था। इस वक्त दिल चाह रहा था कि वो कभी इन होठों को आज़ादी न बख्शे, यूं ही इसके होठों से जाम पीता अपनी तशनगी मिटाता रहे। पर क्यों? वैसा क्यों चाह रहा था, जबकि वो तो बेला से मोहब्बत करता है। 2 साल से इसने बेला को सोचा है, उसकी यादों से मोहब्बत की है। इन 2 सालों में बेला ने न जाने कितने ही फोन कर डाले थे, पर चाहे ये निकाह बहरोज खानदादा की मर्जी से नहीं हुआ था, पर सच तो यही है ना, इबादत इसकी मनकूहा है, वो बेला इसकी मोहब्बत, कभी ना मिलने वाली मोहब्बत। बहरोज खानदादा ने आहिस्ता से आंखें बंद की तो इबादत की आंसुओं से भरी आंखें उसे बेचैन कर गईं। बहरोज खानदादा ने घबराकर फौरन आंखें खोल ली। मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इबादत के करीब जा रहा हूँ? क्यों मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर से उसके होठों को छूऊं? बहरोज खानदादा ने परेशानी से सर पर हाथ फेरा। ये लड़की जरूर मुझ पर जादू कर रही है, कुछ सहर फूंक रही है, वरना बहरोज खानदादा को इसकी मोहब्बत बेला इतना याद नहीं आई जितना एक ही हवेली में रहते हुए इसकी मनकूहा इबादत तड़पा रही है। बहरोज खानदादा ने बेबसी से सोचा, नहीं, मैं अब इबादत के करीब नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। बहरोज खानदादा ने गहरा सांस लेते खुद को रिलैक्स करते अटल फैसला किया, ये जाने बगैर कि अब तो इसे इबादत ही हर जगह दिखेगी, वो खुद ब खुद इबादत के करीब जाएगा, मोहब्बत का जादू सर चढ़ कर बोलेगा। बहरोज खानदादा ऐसा इबादत की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा कि उसके दिलो दिमाग पर इबादत की हुक्मरानी होगी। हारिब ने गाड़ी हवेली के गेट पर खड़ी की और उतरकर अरूब को नीचे उतरने में मदद की। किरण ने ये मंजर नागवारी से देखा। अंदर तक छोड़ दूं? हारिब ने अरूब से पूछा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, अरूब ने घबराकर कहा, क्योंकि मोच उसे आई नहीं थी। अगर हारिब उसे छोड़ने जाता तो हवेली में सबने परेशान हो जाना था, इसलिए अरूब ने हारिब को गेट से ही खिसका दिया। हारिब जैसे गेट से निकला, अरूब भागकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई। वो सीधी अपने कमरे में आई और बुक्स टेबल पर पटकी। ये सब क्या था? मैं इस लड़की से जेलस क्यों हो रही हूँ? अरूब ने दोनों हाथों से बाल मुट्ठियों में भींच लिए। या अल्लाह, कल तक तो सब ठीक था, पर मुझे वो लड़की हारिब के इर्द गिर्द बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही थी? अरूब बेड पर औंधे मुंह लेट गई। इसके शोल्डर कट बाल उसके चेहरे के दाएं तरफ गिरे, जिन्हें इतने एक हाथ से कान के पीछे अड़े सा। मुझे लगता है मुझे हारिब अच्छा नहीं नहीं, एक नंबर का खड़ूस है वो, जब देखो टोकता रहता है, मुझे वो अच्छा नहीं लग सकता। अरूब ने खुद को तसल्ली दी। तो फिर उसकी मंगनी का सुनकर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा? अगले ही पल अरूब ने फिर से बेबसी से सोचा। उसने बेड पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और हारिब को फोन करने लगी। हारिब और किरण अभी घर पहुंचे ही थे। उसने अपना मोबाइल बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर रखा और खुद फ्रेश होने चला गया।
तभी हारिब का फ़ोन बजा। किरण जो कमरे में जाने ही लगी थी, फ़ोन की बेल पर वापस मुड़ी। हाथ बढ़ाकर उसने मोबाइल उठाया तो अरूप की कॉल थी। किरण ने माथे पर बल पड़े किरण के माथे पर बल पड़े। हारिब कहाँ हो? किरण ने अभी फ़ोन उठाया ही था जब अरूप की बेचैन आवाज़ उसकी समातों से टकराई। हारिब फ्रेश होने गए हैं। कुछ काम था आपको? किरण ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखा। दूसरी तरफ किरण की आवाज़ पर अरूप के तन बदन में आग लग गई। तुम्हारे पास हारिब का फ़ोन क्या कर रहा है? अरूप ने सख्त लहजे में कहा। जब हारिब ही मेरे हैं तो इनकी हर चीज़ पर मेरा हक है। किरण ने गहरा सांस लेते सुकून से कहा। वो अरूप से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, पर उसे लग रहा था अरूप हारिब में इंटरेस्टेड है। किरण की बात पर अरूप की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। पता नहीं क्यों किरण की बात पर दिल में तकलीफ सी उठी थी। उसने बिना कोई जवाब दिए खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया और सरहाने पर सर रखकर बेआवाज़ रोने लगी। आज मलिक फरहान और उसके बेटे मलिक अवैस ने खान हवेली डिनर पर आना था और साथ ही महर को देखने भी। महर सुबह से बुलाई बुलाई सी फिर रही थी। कल से उसने मुस्तफ़ा को नहीं देखा था। अब उसका दिल चाह रहा था वो एक नज़र मुस्तफ़ा को देख ले। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। पता नहीं क्यों दिल उदास हो रहा था। दिल चाह रहा था वो चीख चीख कर रोए। डिनर पर अच्छा खासा एहतमाम किया गया था। मलिक फरहान थोड़ी देर में हवेली पहुंचने वाले थे। मुस्तफ़ा सुबह से किसी काम से शहर गया हुआ था। इबादत तो बहरोज़ की हरकत के बाद कमरे से ही नहीं निकली। उसके होंठ पर हल्का सा जख्म हो गया था जिसे उसने लिपस्टिक से छुपा तो लिया था, पर फिर भी उसे महसूस हो रहा था और डर भी लग रहा था किसी को पता ना चल जाए कि इसके होंठ पर जख्म कैसे हुआ है। बलाज खानज़ादा और रूप का मूड अभी भी खराब था, जबकि महबूब खानज़ादा और उल्फत ने चुप की चादर ओढ़ ली थी और फिर मुस्तफ़ा ने भी इन्हें कसम दे दी थी कि अब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बलाज खानज़ादा का दिल तो चाह रहा था कि वो डिनर में शिरकत ही ना करे, पर सबा की वजह से वो ज़ब्त कर गया था, क्योंकि जब महर ने ही इनकार कर दिया था तो सबा भी क्या करती। मलिक फरहान और उनके बेटे मलिक अवैस हवेली पहुंच गए थे। बुराक खानज़ादा और यूसुफ खानज़ादा ने खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया। बहरोज़ खानज़ादा ने माथे पर बल डालकर ऊपर से लेकर नीचे तक मलिक अवैस का मुआयना किया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर साइड पर हो गया। इबादत और अरूब का भी कुछ यही हाल था। मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी के आगे उसकी पर्सनैलिटी इन्हें ज़ीरो लगी थी। मलिक अवैस ने इबादत अरूब को बड़े गौर से देखा था। मलिक अवैस ने इबादत और अरूब को बड़े गौर से देखा। शायद वो सोच रहा था महर महर इन दोनों में से कोई है, और ये सीन बहरोज़ खानज़ादा की चील आंखों से छुपा ना रह सका। गुस्से से उसने जबड़े भींचे। तुम दोनों निकलो यहाँ से, मेहरखानी के साथ आना। बहरोज़ खानज़ादा ने इन दोनों के करीब जाकर गुस्से से कहा तो इबादत ने एक सख्त घूरी बहरोज़ खानज़ादा पर डाली और वहां से हट गई। बहरोज़ खानज़ादा के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। पागल लड़की। बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका। बुराक खान हमारी बेटी महर माँ को तो बुलाएं। मलिक फरहान ने सोफे पर फैलते हुए मुस्कुराकर कहा तो मलिक अवैस ने गहरा सांस लिया। यूसुफ खानज़ादा ने सबा को इशारा किया तो वह सर हिलाकर महर को लेने उसके कमरे की तरफ बढ़ी। इबादत महर के बेड पर चुपचाप बैठी थी। महर ड्रेसिंग टेबल के सामने गुमसुम सी खड़ी थी। अरूब उसके हाथों में चूड़ियां पहना रही थी। महर ने लाइट पिंक कलर का खूबसूरत ड्रेस पहन रखा था। लाइट से मेकअप में वो मजीद खूबसूरत लग रही थी। अगर इस वक्त मुस्तफ़ा उसे देख लेता तो यकीनन अपना आप हार जाता। महर, चलो बेटे, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। सबा ने महर की तरफ देखते कहा, जिसका सोगवार सा हुस्न देख सबा एक पल के लिए चौंक गई थी। महर का दिल खौफ से धक धक करने लगा। पता नहीं मलिक अवैस कैसा होगा। मुस्तफ़ा को तो वो बचपन से जानती थी, पर वो जानकर भी उसे जान नहीं पाई। घबराहट हो रही है। महर को हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ते देख सबा ने पूछा तो महर की आंखों में पानी जमा होने लगा। मामा, वो महर, घबराना छोड़ो और चलो। सबा ने उसकी बात सुनना ठीक नहीं समझा। कहीं न कहीं सबा को भी महर से गिला था कि उसने मुस्तफ़ा को क्यों ठुकरा दिया। महर नीचे आई तो मलिक फरहान उसे आता देख खड़े हो गए। वो समझ गए थे ये ही महर है। अस्सलाम वालेकुम। महर ने आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया तो मलिक अवैस ने नज़रें उठाकर महर की तरफ देखा और नज़रें पलटना भूल गया। इबादत और अरूब का ध्यान मलिक अवैस की तरफ ही था। ठरकी लोफर। अरूब आहिस्ता से बुड़बड़ाई तो इबादत ने अपनी हंसी दबाई। बहरोज़ खानज़ादा का ध्यान इबादत की तरफ गया जो हल्का सा मुस्कुराती उसे बहुत प्यारी लगी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो। मलिक फरहान ने महर को सर पर प्यार दिया तो महर सिंगल सोफे पर बैठ गई, पर इस दौरान उसने एक बार भी नजर उठाकर मलिक अवैस की तरफ नहीं देखा। पर मलिक अवैस बड़ी फुर्सत से महर को ही देख रहा था। अरूब और इबादत सोफे के पीछे खड़ी थी।
जिस सोफे पर बलाच खानदादा और महबूब खानदादा बैठे थे। बहरोज़ खानदादा चुपके से इबादत के साथ जाकर खड़ा हो गया और इबादत का हाथ थाम लिया। इबादत जो मलिक अवैस को एक्सरे कर रही थी, उसके साथ खड़े बहरोज़ खानदादा का एहसास तक न हुआ। जब उसे अपने हाथ पर किसी के मजबूत हाथ का एहसास हुआ तो उसने चौंक कर अपनी दाईं जानिब देखा। अरूब इबादत के बाईं जानिब खड़ा था। इबादत ने हैरत से पहले सर नीचे करके अपने हाथ की तरफ देखा जो बहरोज़ खानदादा के हाथ में था, फिर बहरोज़ खानदादा की तरफ देखा जो अनजान बना सामने देख रहा था। इबादत ने गुस्से से बहरोज़ खानदादा की तरफ देखकर आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर बहरोज़ खानदादा इसका इरादा भांपते उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। इबादत ने बड़ी बेबसी से बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। इबादत ने सबकी तरफ देखा, सद शुक्र कोई भी इनकी तरफ मतवज्जो नहीं था। उसने एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तो इस बार बहरोज़ खानज़ादा ने उसकी उँगलियों में अपनी उँगलियाँ फंसा लीं। इबादत का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। बहरोज़ खानज़ादा के मजबूत हाथ का लम्स उसे काँपने पर मजबूर कर रहा था। छोड़ें, इबादत ने धीमी आवाज़ से मिनमिना कर कहा, खामोशी से खड़ी रहो। बहरोज़ खानज़ादा ने उसे आँखें दिखाकर आहिस्ता आवाज़ में कहा, तो इबादत ने मुज़ाहमत छोड़ दी और बहरोज़ खानज़ादा को इसकी मिनमिनानी और उसकी मनमानी करने दी। बहरोज़ खानज़ादा आहिस्ता-आहिस्ता इबादत के हाथ की पुश्त अपने अंगूठे से सहला रहा था। इबादत उसके हाथ का लम्स खामोशी से महसूस करने लगी। तभी मुस्तफ़ा खानज़ादा भी हवेली आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने सबको मुश्तरका सलाम किया तो सबकी नज़रें मुस्तफ़ा की तरफ उठी। महर ने भी आँखें उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखते अपनी आँखों की प्यास बुझाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ मुस्तफ़ा। बलाच खानज़ादा ने सलाम का जवाब देते हाथ के इशारे से मुस्तफ़ा को अपने पास बुलाया, तो वो बलाच खानज़ादा के साथ जाकर खड़ा हो गया। ये मुस्तफ़ा खानज़ादा है इस हवेली का सबसे बड़ा बेटा। बलाच खानज़ादा के तारुफ पर मुस्तफ़ा ने ज़रा-सा सर घुमाकर बलाच खानज़ादा की तरफ देखा। कैसे हो बरखुरदार? मलिक फरहान ने मुस्तफ़ा के शाने पर हाथ रखते कहा। वो खुद भी मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी से मुतासिर हुए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफ़ा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। मुस्तफ़ा खान, ये मलिक अवैस है, मलिक फरहान के बेटे। बलाच खानज़ादा ने मलिक अवैस का तारुफ मुस्तफ़ा से करवाया तो मुस्तफ़ा ने आगे होकर मलिक अवैस से हाथ मिलाया और इस दौरान सबकी नज़रें मुस्तफ़ा पर थीं, जिसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो इस वक्त उसके दिल की क्या कैफियत है। मौके की नज़ाकत देखते बहरोज़ खानज़ादा ने खुद ही इबादत का हाथ छोड़ दिया, तो इबादत ने शुक्र का सांस लिया और वहाँ से खिसक गई। इस लड़की में कोई जादू है, मैंने सोचा तो इससे दूर रहूँगा, पर दिल इसके और करीब जाने को करता है। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की पुश्त को देखकर बेबसी से सोचा, चलें डिनर करते हैं। बलाच खानज़ादा आगे बढ़ा तो मुस्तफ़ा फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया। खाना काफ़ी अच्छे माहौल में खाया गया। मलिक अवैस महर को ही देखता रहा और ये बात अरूब, इबादत और बहरोज़ खानज़ादा ने काफ़ी अच्छे से नोटिस की। बहरोज़ खानज़ादा का तो बस नहीं चल रहा था वो मलिक अवैस को यहाँ से गायब कर दे। बुरा खान, हमें आपकी पोती बहुत पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मलिक फरहान ने महर के सर पर हाथ रखते कहा तो महर को मजीद घबराहट होने लगी। अब आप लोगों को मलिक विला आना है ताकि हम बच्चों को जल्द अज जल्द एक मजबूत रिश्ते में बांध दें। मलिक फरहान की बात हवेली के बड़ों को पसंद आई। 2 दिन बाद मलिक फरहान ने खान हवेली के मकीनों को मलिक विला आने की दावत दी। मलिक फरहान ने कुछ पैसे महर के हाथ पर रख दिए, जिसका मतलब था महर अब इनकी अमानत है। मेहमानों के जाने के बाद महर बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरूब और इबादत भी अपने कमरों में चली गई। बाबा, मुझे मलिक अवैस कुछ खास पसंद नहीं आया। यूसुफ खानज़ादा ने सबके सामने साफ गोई से अपने दिल की बात रखी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है यूसुफ खान, हमें बात पसंद आई तो आगे बढ़ाएंगे, वरना यही मामला ख़त्म कर देंगे। बुराक खानज़ादा ज़बरदस्ती के कायल नहीं थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ खानज़ादा को तसल्ली दी। यूसुफ खानज़ादा की बात सबके दिल को लगी थी। मलिक अवैस किसी को भी पसंद नहीं आया था, सिवाय अलीना के। महर कमरे में आई, इसने दुपट्टा सर से उतारकर बेड पर फेंका, एक-एक करके ज्वेलरी उतारकर फर्श पर फेंकी और बेड पर बैठकर फुट-फुट कर रोने लगी। उसने एक बार भी मलिक अवैस की तरफ नहीं देखा था, पर मलिक अवैस की नज़रें खुद पर वो बखूबी महसूस करती रही थी। महर का दिल चाह रहा था वो खुद को नोच दे। मलिक अवैस की नज़रों से उसे बेहद बुरी लगी रही थी। वो होता कौन है मुझे देखने वाला? मुझे देखना है तो मुस्तफ़ा देखें, कोई और मुझे क्यों देखे? महर सूं-सूं करते बुड़बुड़ा रही थी। मैंने दादू की बातों में आकर मुस्तफ़ा का दिल तोड़ दिया, साथ में अपना भी तोड़ लिया। महर फिर से दारो-कतार रोने लगी, आँखों का काजल फैल गया था। बार-बार आंसू साफ करने से गाल सुर्ख हो रहे थे। मुस्तफ़ा ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बहुत नाराज़ है वो मुझसे। महर ने मासूमियत से सोचा, लेकिन मैं मना लूँगी उन्हें। हाँ, मैं अभी मनाती हूँ उन्हें। महर दुपट्टा लेकर उठ खड़ी हुई।
جب وہ ملک اویس مجھے دیکھ رہا تھا تو مصطفیٰ نے اسے منع کیوں نہیں کیا، اسے کہا کیوں نہیں، یہ میری ماں ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ مہر کمرے سے نکل کر مصطفیٰ کے کمرے کی طرف جاتے منہ میں بڑبڑا رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ مصطفیٰ خاموشی سے ڈنر کر کے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے آج لندن ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ یہ بات حویلی میں صرف مصطفیٰ اور الفت جانتے تھے۔ مصطفیٰ خانزادہ نے بڑی مشکل سے الفت کو راضی کیا تھا۔ وہ فی الحال حویلی سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس نے کیسے خود پر ضبط کیا یہ اس کا اللہ اور وہ خود جانتا تھا۔ اپنی تکلیف چھپانا وہ بخوبی جانتا تھا۔ آج جب ملک اویس مہر کی طرف دیکھ رہا تھا تو مصطفیٰ جانتا تھا کہ اس نے خود کو روک رکھا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس انسان کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اس کا دل رو رہا تھا پر آنکھیں خشک تھیں۔ وہ لاکھ مہر کو دل و دماغ سے نکال رہا تھا پر وہ تو کم عمری سے ہی اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ مصطفیٰ جانتا تھا مہر معصوم اور ناسمجھ ہے، اس لیے وہ علینا کی باتوں میں آئی، پر جو الفاظ مصطفیٰ مہر ماں کے منہ سے اپنے کانوں سے سن چکا تھا، وہ الفاظ مصطفیٰ کو مزید درد سے دوچار کر رہے تھے۔ اس نے علینا کے سامنے صاف لفظوں سے کہا تھا کہ اسے مصطفیٰ پسند نہیں ہے اور جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا نکلے گا۔ اتنا مصطفیٰ کو اس بات سے تکلیف نہیں ہوئی تھی کہ مہر اسے پسند نہیں کرتی، جتنا درد اس بات سے اٹھا تھا کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا نکلے گا۔ مصطفیٰ خانزادہ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا، اے سی کی سپیڈ بڑھائی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ اس نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پیا تھا پر آج صبح سے وہ کتنے ہی سگریٹ پی چکا تھا۔ اگر الفت یا محبوب خانزادہ کو پتہ چل جائے تو یقیناً وہ مصطفیٰ سے ناراض ہوتے، پر مصطفیٰ فی الحال سب کو سائڈ پر رکھ کر خود کو سگریٹ کی عادت ڈال رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ کمرے میں چکر بھی لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سگریٹ کے کش بھی لگا رہا تھا۔ ابھی اس نے آدھا سگریٹ پیا ہی تھا جب کلک کی آواز پر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ نے چونک کر سگریٹ اپنے پیچھے چھپایا اور سوچا وہ دروازہ لاک کرنا کیسے بھول گیا، پر سامنے ہی مہر کو کھڑے دیکھ وہ کچھ پل کے لیے حیران ہوا۔ کمرے میں جلے نائٹ بلب کی روشنی میں مہر نے اپنی روئی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو کمرے کے بیچوں بیچ مصطفیٰ کھڑا تھا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک اور سگریٹ کی سمیل پھیلی تھی جو مہر کی نتنوں سے ٹکرائی۔ مہر ایک سیکنڈ سے پہلے تیز قدم چلتی کمرے میں آئی اور مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے سر نیچے کر کے مہر کی طرف دیکھا جو اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے میں مصروف تھی۔ مصطفیٰ نے سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلا۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ مصطفیٰ ابھی بھی شاکڈ کیفیت میں تھا جب اس کی سماعتوں سے مہر کی ہچکیوں میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ نے چونک کر مہر کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایک دم سے مصطفیٰ کو مہر کے کہے الفاظ یاد آئے۔ اس نے مہر کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بتانا پسند کرو گی؟ مصطفیٰ نے مہر کے قریب سے گزر کر لائٹ آن کی، پر جیسے ہی وہ مڑا مہر کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، آنکھیں کاجل پھیلنے سے کالی ہو گئی تھیں، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، مہر نے آنسو پوچھتے مصطفیٰ کے سوال کو نظر انداز کر کے اس سے معصومیت بھرا شکوہ کیا۔ مہر کی بات پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے تمہاری ناراضگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم یہ بتاؤ رات کے 11 بجے میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیوں میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ پھر سے معصوم بھرا سوال۔ نہیں، تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتی، نہ تمہیں اجازت ہے میرے کمرے میں آنے کی۔ مصطفیٰ کے اتنے سخت لہجے پر مہر کے آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ آپ کیوں مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ ناراض تو میں ہوں آپ سے، مہر نے مصطفیٰ کے روبرو کھڑے ہوتے کہا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے دوسری طرف دیکھتے کہا۔ مہر کا رویا ہوا چہرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے آج اس ملک اویس کو منع نہیں کیا۔ مصطفیٰ دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ مہر جا کر اس طرف کھڑی ہوگی۔ مصطفیٰ نے غصے سے لب بھینجے۔ میں اسے کس بات سے منع کرتا؟ مصطفیٰ نے نہ سمجھی سے کہا۔ وہ مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سے کیوں نہیں کہا کہ میری ماں کی طرف مت دیکھو؟ مہر کی بات پر مصطفیٰ نے حیرت سے مہر کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا مہر نے اسے یہ بات کیوں کہی۔ یہ بات تو مہر تب کرتی نا جب اسے مصطفیٰ سے محبت ہوتی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ آرام کرو، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ کی طرف جانے لگا۔ میری طبیعت آپ کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں، مہر نے روتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ کو مزید حیرت ہوئی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ مصطفیٰ نے مڑ کر گہرا سانس لیتے کہا۔ وہ اتنی رات کو مہر کے اپنے کمرے میں آنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اب محبوب ماموں سے کہیں وہ بلاج ماموں سے میرا آپ کے لیے رشتہ مانگے، میں اب انکار نہیں کروں گی۔
महर की बात पर मुस्तफ़ा अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। उसे महर से इस बात से तवक्को नहीं थी। मुस्तफ़ा अभी भी समझ नहीं पा रहा था महर चाहती क्या है। अगर उसे इकरार ही करना था तो इसने पहले इनकार ही क्यों किया अपनी दादो साईं की बातों में आकर। मुस्तफ़ा खानज़ादा का दिल किया महर का दिमाग ठिकाने लगा दे। उसने सर ऊपर करके गहरा सांस खींचते खुद का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। जाओ यहाँ से, मुस्तफ़ा खानज़ादा ने संजीदगी से दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। तो महर ने फौरन सर नफ़ी में हिला दिया। मुस्तफ़ा खानज़ादा का मीटर घूम गया। मेरा दिमाग ख़राब मत करो महर, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें या खुद को कुछ कर दूंगा। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने मुट्ठियां भींचते कहा। आप मुझे महर क्यों कह रहे हैं? आप तो मुझे माँ कहते हैं ना। महर मुस्तफ़ा खानज़ादा के गुस्से को खातिर में नहीं ला रही थी। इसकी मासूमियत अरूज पर थी। अगर तुम मेरी माँ होती तो कभी भी इनकार नहीं करती। मुस्तफ़ा खानज़ादा की ज़ुबान से शिकवा फिसला। मैं आपकी माँ बन जाऊंगी, हमेशा के लिए बन जाऊंगी। महर ने मुस्तफ़ा के करीब होते कहा तो इसी पल मुस्तफ़ा 2 कदम पीछे हुआ। नहीं महर, अब वक्त गुजर चुका है। मेरी दुआ है तुम मलिक अवैस के साथ खुश रहो। मुस्तफ़ा ने खुद पर कमाल ज़ब्त करते ये अल्फाज अदा किए थे। नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था। मैं चाहती हूँ मुझे बस आप देखें और कोई नहीं। महर ने हिचकियों से रोते हुए कहा। तुम मलिक अवैस की गंदी नज़रों की बात करती हो। मेरा बाप तो गंदा इंसान था। जैसा बाप हो वैसा ही बेटा निकलता है। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने महर की तरफ देखते चबा चबा कर कहा तो महर को अपनी यही बातें याद आईं। उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो मैंने गुस्से में कहा था, दादो साईं की बातों में आ गई थी। महर ने मुस्तफ़ा से नज़रें चुराई। मैं जानता हूँ तुम ज़रूरत से ज़्यादा मासूम हो, पर इतनी भी बच्ची नहीं हो कि मेरी मोहब्बत तुम्हें महसूस नहीं हुई। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुम पर आते-जाते अपनी मोहब्बत जताई है और कितनी आसानी से तुम किसी की भी बातों में आकर कह गई कि जैसा बाप हो वैसा बेटा भी निकलेगा। मुस्तफ़ा खानज़ादा का लहज़ा इतना सर्द था कि एक पल के लिए महर को इससे खौफ महसूस हुआ। गुस्से से उसकी रगें तन गई थीं, चेहरा सुर्ख हो गया था। माफ़ कर दें, अब किसी की बातों में नहीं आऊँगी, महर ने सर झुकाकर रोते हुए कहा। एक काम करो, तुम मुझे माफ़ कर दो और चली जाओ यहाँ से। तुम मुस्तफ़ा खानज़ादा को तोड़ चुकी हो, उसके ईमान को खाक में मिला चुकी हो। अब चली जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा खानज़ादा धीमी आवाज़ में गुस्से से दहाड़ा। नहीं जाऊँगी मैं। आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ ना, मैं अब इनकार नहीं करूँगी। आप बेशक अभी मुझे मेरे बड़े मामू के पास ले जाएँ। मैं इनसे कह दूँगी कि मुझे आपके साथ रहना है, आपसे शादी करनी है। महर का दिल खौफ से काँप रहा था क्योंकि मुस्तफ़ा के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। महर को यही खौफ खा रहा था कि पता नहीं मुस्तफ़ा उसे माफ़ करेगा या नहीं। महर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने गुस्से से वार्निंग दी तो महर फूट-फूट कर रोने लगी। मुस्तफ़ा खानज़ादा कितनी देर उसे खामोशी से देखता रहा। तुम जा रही हो या मैं चला जाऊँ? मुस्तफ़ा खानज़ादा ने धमकी दी तो महर ने रोई हुई आँखों से मुस्तफ़ा की तरफ देखा। अब इनकार नहीं करूँगी। महर ने हाथों को आपस में मरोड़ते मिन्नत भरे अंदाज से कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगी। मुस्तफ़ा खानज़ादा कहते ही 2 कदम बढ़ा। उसने महर को बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर निकालने लगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब किसी की बातों में नहीं आऊँगी। एक बार माफ़ कर दें। महर ने मुस्तफ़ा के आगे हाथ जोड़े पर मुस्तफ़ा खानज़ादा को पत्थर भी महर नहीं बनाया था। वो आज सख्त बना था, यहाँ तक कि महर के आंसू भी उसे मौम नहीं कर रहे थे। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने महर को कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया। महर ने हिचकी लेते बंद दरवाज़े की तरफ देखा। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने दरवाज़ा से सर टिकाया और गहरा सांस लेते अपने आंसू अंदर धकेले। उसने आज भी खुद को रोने से बाज़ रखा। आंसू का एक कतरा भी आँख से निकलने नहीं दिया। गलती मेरी है महर, मुझे तुमसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं इस हवेली का खून नहीं हूँ, मैं महबूब खानज़ादा का खून नहीं हूँ। पर मैंने जानबूझकर तो तुमसे मोहब्बत नहीं की ना, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हें मलिक अवैस की नज़रें गंदी लगीं, मेरा ज़ब्त देखो महर, मैं अपनी मोहब्बत किसी और के लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ़ इस वजह से कि मैं एक कैरेक्टरलेस बाप का बेटा हूँ। लोगों की सोच है मैं भी अपने बाप जैसा निकलूँगा, पर मेरा अल्लाह गवाह है महर, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नज़र भर कर नहीं देखा। मैंने खुद को इसी दिन तुम्हारी इमानत समझकर सँभाल लिया था जिस दिन मुझे एहसास हुआ था कि मुझे माँ से मोहब्बत है, पर मैं भूल गया था महर, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं महबूब खानज़ादा की सगी औलाद नहीं हूँ। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने सिगरेट जलाया और काँपते हाथों से सिगरेट पीने लगा। उसे अपने अंदर दिल के मकाम पर तकलीफ़ महसूस हुई तो उसने शर्ट उतार कर सोफ़े पर रख दी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।